गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का लेसन नंबर 3 पार्ट 3, जिसका लेसन का नेम है विभिन्न फिटिंग औजार। इसके बारे में हम आगे भी 2 वीडियो में चर्चा किए हैं। इसके बाद आज हम जहाँ तक हो गई है उसके बाद की आगे का चर्चा करेंगे। क्या है डिफरेंट फिटिंग टूल्स। लेसन का नाम है डिफरेंट फिटिंग टूल्स, विभिन्न फिटिंग औजार। औजार के बारे में हम लोग जान रहे थे, आगे भी औजार के बारे में जाने। लेसन पूरा है औजार के बारे में जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे हेक्सा का ब्लेड के बारे में। तो अभी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हेक्सा ब्लेड के ग्रेड। हेक्सा ब्लेड ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड के दांतों को मोटे तथा बारीक पिच का बनाया जाता है, जिससे हेक्सा ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग ग्रेड के हेक्सा ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। ग्रेड के अनुसार निम्न प्रकार के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। ग्रेड के अनुसार रफ या कोर्स पिच ब्लेड। इस हेक्सा ब्लेड में 10 mm लंबाई से 8 दांते काटे जाते हैं। इस पिच का ब्लेड मुख्यतः धातु को आसानी से काटा जाता है, जैसे तांबा, विद्युत, इस्पात इत्यादि। ठीक है, रफ या कोर्स पिच ब्लेड से काटे जाते हैं। मीडियम पिच ब्लेड। इस ब्लेड में 10 mm लंबाई में 10 दांतें कटी होती है। इसके द्वारा कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, एल्युमिनियम इत्यादि काटे जाते हैं। क्या क्या काटे जाते हैं? द्वारा कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, एल्युमिनियम इत्यादि काटे जाते हैं। ठीक है, आगे हम क्या उसके बारे में जानने जा रहे हैं? फाइल पिच ब्लेड के बारे में। इस ब्लेड में 10 mm लंबाई में 14 दांते कटे होते हैं। इसके द्वारा कठोर एल्युमिनियम, पीतल, तांबा आदि काटे जाते हैं। इससे वेरी फाइन पिच ब्लेड। इस ब्लेड से 10 mm लंबाई और 18 दांते कटे होते हैं। इसके द्वारा पाइप, पीतल, कठोर स्टील आदि काटे जाते हैं। अब हेक्सा का प्रयोग करने की विधि। इतना तो था कि हेक्सा का ब्लेड ग्रेड के अनुसार काटे जाते हैं। कोई क्या क्या जी। अब हेक्सा को प्रयोग करने की विधि। हेक्सा के कटाई करने के लिए निम्नलिखित पदों में कार्य करना चाहिए। जॉब का पर कटिंग लाइन की मार्किंग करनी चाहिए। जॉब को वाइस में इस प्रकार बांधना चाहिए कि हेक्सा कहीं अटके नहीं और कटिंग लाइन साफ दिखाई देती रहे, जिससे कि उसी दिशा में बराबर मॉनिटरिंग होती रहे। ठीक है, जॉब की कटिंग सतह 22 से 5 से 6 mm से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इससे चैटरिंग आती है। ठीक है, जॉब की धातुओं तथा मोटाई के अनुसार ब्लेड का चयन करना चाहिए। जैसे स्टील के जॉब के लिए हाई स्पीड स्टील का ब्लेड चुनना चाहिए, जबकि ब्रॉस या एल्युमिनियम के लिए हाई कार्बन स्टील का ब्लेड चुनना चाहिए। जैसा मटेरियल को काटा जा सकता है वैसा ब्लेड भी होना जरूरी है। ठीक है, ब्लेड को फ्रेम में फिट करते समय उसके दांतों को झुकाव आगे की ओर रखना चाहिए। इससे हेक्सा अगले स्ट्रोक में कटिंग करता है। ठीक है, हेक्सा को आगे ले जाते समय उस पर दबाव डालना चाहिए तथा अपनी तरफ खींचते समय ढीला छोड़ना चाहिए। ठीक है, कटिंग करते समय सावधानियाँ। अब इससे कटिंग करते समय क्या क्या सावधानियाँ? कटिंग करते समय प्रयोग में लाई जाने वाले सावधानियाँ निम्न है। जहाँ कटिंग शुरू करनी है वहीं रेती से वी ग्रुप बना लेनी चाहिए। इससे ब्लेड इधर उधर नहीं भागेगा। ठीक है, हैक्सिंग के समय दाएं हाथ से हेक्सा का ब्लेड पकड़कर आगे पीछे करने के लिए दबाव लगाना चाहिए। साथ ही बाएं हाथ से फ्रेम को आगे की ओर गति करना चाहिए। ठीक, हैक्सिंग के समय मात्र फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही हेक्सा पर दबाव लगाना चाहिए, क्योंकि यह केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटाई करता है। ठीक है, कठोर धातुओं को काटते समय शीतल या पानी का प्रयोग करते हैं, जिससे ब्लेड अधिक गर्म न होने पर ढलवा लोहे में कोई शीतलता प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि एल्युमिनियम के लिए केरोसिन का प्रयोग शीतलता की भांति करते हैं। कटिंग करते समय झटके से हेक्सा को नहीं लगाना चाहिए। हेक्सा फ्रेम हमेशा सीधा चलाना चाहिए, क्योंकि टेढ़ा होने पर कटाई टेढ़ी होगी तथा ब्लेड फंसकर टूट सकती है। ब्लेड के टूटने पर पुराने कट में नया ब्लेड नहीं चलाना चाहिए, यह फंसकर टूट जाता है। ब्लेड की पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चिन्हित औजार।
अब इसके हेक्सा के बाद क्या आता है, चिन्हित औजार, मार्किंग टूल्स। किसी भी कार्यखंड पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उन पर चिन्ह कार्य करना नितांत अनिवार्य है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयोग किए जाने वाले कुछ मुख्य चिन्ह औजार का पूर्ण वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। ठीक है, पैमाना रूल। औजार का क्या नाम है, पैमाना रूल। यह एक स्टील निर्मित पैमाना होता है जिसके एक किनारे पर इंच के और दूसरे किनारे पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। इनका प्रयोग मार्किंग कार्य में लंबाई मापने हेतु किया जाता है। पैमाना कई प्रकार का होता है। सामान्यतः पैमाना सामान्य माप तौल कार्य हेतु, लचीला पैमाना गोलाई माप कार्य हेतु, नोरो हुक पैमाना तंग स्थान में मापन कार्य हेतु, कैलीपर पैमाना खड़े कार्यखंड के समान कार्य हेतु, मिश्रक पैमाना गोताई तथा सीधी मापन कार्य हेतु। अब ये नैरो पैमाना है, लचीला बिग पैमाना, ये सब नापने वाले रूल, चिन्हित करने वाले औजार हैं। छोटा पैमाना गहराई के चौड़ाई ई माप कार्य हेतु, गहराई पैमाना गहराई माप कार्य हेतु। आगे क्या होता है, ट्राई रकवायर, ट्राई स्क्वायर लिखा हुआ है, ट्राई स्क्वायर। यह समकोणपन, इसका काम क्या है, यह समकोण पर कई कसी गई दो धातुएं भुजाओं वाला दस्ती औजार है। एक मोटी भुजा स्टॉक तथा दूसरी भुजा ब्लेड कहलाती है। ब्लेड स्टेनलेस स्टील तथा स्टॉक कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ब्लेड की लंबाई से ही इसका आकार व्यक्त किया जाता है, जो सामान्यतः 100 mm, 150 mm, 200 mm होता है। इस औजार का उपयोग कार्यखंड की समकोणता को परखने तथा समकोण पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड ब्लेड टाइप, एडजस्टेबल ब्लेड टाइप। उपयुक्त दोनों ट्राई स्क्वायर को निम्न चित्रों द्वारा दर्शाया गया। ये फिक्स ब्लेड टाइप और एडजस्टेबल ब्लेड टाइप। एक ब्लेड है, सीधा गेज है, स्टॉक 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये इसमें भी फिक्स टेबल में भी वही होता है। और आगे क्या है नापन में, डिवाइडर। यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का प्रकार के समान दो टांगों वाला मार्किंग उपकरण है। इनकी दोनों टांगें समान लंबाई की तथा नुकीली होती है। हाई कार्बन स्टील का कंपास हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है, जबकि माइल्ड स्टील के कंपास को केस हार्ड किया जाता है। इसका प्रयोग स्टील रूल से कोई निश्चित माप लेने के लिए किया जाता है। डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, फर्म ज्वाइंट डिवाइडर, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। फ्रॉम ज्वाइंट डिवाइडर, इस प्रकार के डिवाइडर की दोनों टांगों को ऊपर की वास रखकर रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने जोड़ की दोनों टांगों को बल लगाकर खोला या बंद किया जाता है। जोड़ ढीला पड़ने पर रिवेट को पीटकर इसे टाइट किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट डिवाइडर, ज्वाइंट डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर के बारे में पढ़ें। आगे क्या है, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। इसकी दोनों टांगे के ऊपरी सिरों को एक रिवेट का अवलंब बनाकर गोल कमानी स्प्रिंग के द्वारा रोका जाता है। इसका जोड़ व आकार इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर्स से मिलता जुलता है। स्प्रिंग के तनाव के विपरीत इसे स्क्रू व नट के द्वारा समायोजित किया जाता है। स्प्रिंग, स्क्रू और नट संयोजन स्प्रिंग टाइप डिवाइडर ये है। अब आगे क्या है, ट्रेमल। अधिक बड़े जॉब की मार्किंग के लिए ट्रेमल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें 15 से 50 सेंटीमीटर लंबी एक स्टील की रॉड पर दो खिसकने वाली हैंड होते हैं। इसका निचला सिरा नुकीला होता है तथा ऊपरा लैंपिंग नट लगे होते हैं। जिनकी सहायता से स्लाइडिंग हैंड को किसी भी उचित स्थान पर क्लैंप किया जाता है। सूक्ष्म एडजस्टमेंट के लिए एक स्लाइडिंग हैंड के साथ में एक कैरियर जुड़ा होता है, जिससे एक स्लाइडिंग स्क्रू तथा नट का प्रबंध होता है। इसमें माप लेने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ट्रेमल नाम है इसका। क्या नाम है, ट्रेमल। ये बड़े कार्य में काम करता है। ट्रेमल का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ट्रेमल का प्रयोग करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इन प्रयोग करने के पश्चात हल्का तेल लगाकर रखना चाहिए। ट्रेमल को अन्य माप यंत्रों के साथ नहीं रखना चाहिए। इसे नीचे गिरने से बचाना चाहिए। एक
स्लाइडिंग हैंड को एक स्थान पर स्थित करके दूसरे को खिसकाकर ट्रेमल में दूरी को घटाना चाहिए। इनका प्रयोग कठोर और सतह पर नहीं करना चाहिए। ठीक, ट्रेमल पढ़ लिए, लंबी औजार नापने के लिए। अब आगे क्या है, सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट में क्या है, यह कास्ट आयरन की ढली हुई प्लेट होती है जिससे किसी मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। फ्रेश प्लेट कई साइजों में उपलब्ध रहती है, परंतु साधारण 50x50 सेंटीमीटर तथा 100x100 सेंटीमीटर स्क्वायर की फ्रेम्स प्लेट प्रयोग की जाती है। इसका मोटाई 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कई बार धातुओं से बनी सरफेस प्लेट भी प्रयोग की जाती है। सरफेस प्लेट को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, पदार्थ के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ मटेरियल। सरफेस प्लेट बनाने में प्रयोग किए गए पदार्थ के अनुसार ये निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। इन सरफेस प्लेट को उठाने के लिए साइडों में माइल्स स्टील के 2 हैंडल लगे होते हैं। मेज की सतह से ऊंचाई उठाए रखने के लिए एक फ्रेम की साथ में ही ढलाई किया हुआ होता है। प्लेट की ऊपरी सतह पर की गई सतह परिकृति कई ग्रेड से मिलती है, जैसे ए ग्रेड की यथार्थता 5 माइक्रोन तथा 5 माइक्रोन तथा बी ग्रेड की यथार्थता 20 माइक्रोन होती है। इस प्लेट को किसी ऊंचाई गहराई पर या मार्किंग ऑफ टेबल पर रखा जाता है जिससे कारीगर खड़ा होकर आसानी से कार्य कर सकते हैं। इसकी चारों साइडों तथा बेस को भी मार्किंग करके ठीक लंबवत बनाया गया होता है। इसकी मार्किंग के लिए किसी भी साइड को बनाया जा सकता है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। कुछ सरफेस प्लेट ग्रेनाइट की बनाई जाती है। एक प्रकार का कठोर पदार्थ होता है जो बहुत कम पिघलाया जाता है। इसकी ऊपरी सतह तथा साइडों को ग्राइंडिंग करके अच्छी फिनिशिंग दी जाती है। अपनी कठोरता के कारण यह भंगुर होता है। कोई वस्तु गिरने पर इसके टूटने का खतरा रहता है। इसे आवश्यकता अनुसार किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। सरफेस प्लेट को ग्लास सरफेस प्लेट। कांच की प्लेट की सरफेस फिनिश 4 से 8 माइक्रोन तक होती है अतः इसकी सरफेस प्लेट बनाना उपयुक्त रहता है। ये 50 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर के वर्ग व आयतन के आकार की कई साइजों से उपलब्ध होते हैं। इन सरफेस प्लेट पर मार्किंग को पक्का करने का काम अर्थात पिचिंग का कार्य नहीं किया जा सकता। आगे क्या है, उपयोगिता के आधार पर सरफेस प्लेट 3 प्रकार की होती है। निरीक्षण सरफेस वर्कशॉप में जिस प्लेट को पार्ट्स के साइज का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निरीक्षण सरफेस प्लेट कहते हैं। इस सरफेस प्लेट को कभी कभी प्रयोग किया जाता है जिससे कि इसकी यथार्थता अधिक समय तक बनी रहती है। इसका सतह की परिकृति 2.5 माइक्रोन तथा होती है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट। इस प्लेट को वर्कशॉप में साधारणतः सभी प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्य की उपयोगिता अनुसार विभिन्न प्रकार की सतह परिष्कृति की सरफेस प्लेट वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है। इसकी सतह परिकृति 1 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक होती है। मास्टर सरफेस प्लेट। यह सरफेस प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री के प्रयोग में लाई जाती है। इसकी सतह परिष्कृति बहुत अधिक होती है। इसको किसी भी सरफेस को ट्रू करने के काम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सरफेस प्लेट प्रयोग करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रकृति की हुई सरफेस प्लेट का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सरफेस प्लेट को हमेशा साफ व ढक कर रखना चाहिए। कार्य प्रारंभ करने से पहले प्लेट पर लगे तेल को साफ कर लेना चाहिए। जहां तक संभव हो सरफेस प्लेट पर पंच द्वारा पक्की मार्किंग नहीं करनी चाहिए। गर्म जॉब को सरफेस प्लेट पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, एंगिल प्लेट। जॉब को किसी विशेष एंगिल पर सहारा देने के लिए बनाई गई कास्ट आयरन की प्लेट एंगिल प्लेट कहती है। यह प्लेट 90 डिग्री के कोण पर बनी होती है। इसकी बाहर की 2 सतहों को अच्छी फिक्सिंग देकर तैयार किया जाता है। जॉब को इन प्लेटों पर रोकने के लिए आयताकार कांचे बनाए गए होते हैं। जॉब को नट बोल्टों की सहायता से एंगिल प्लेट पर क्लैंप किया जाता है। इसका साइज लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई से दिया जाता है। एंगिल प्लेट निम्न प्रकार की होती है। ठोस एंगिल प्लेट, एडजस्टेबल एंगिल प्लेट। ठीक है, बॉक्स एंगिल प्लेट,
स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट, स्वीवल बेस एंगल प्लेट, स्वीवल बेस एंगल प्लेट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठोस एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट, बॉक्स एंगल प्लेट, स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट, स्वीवल बेस एंगल प्लेट, स्वीवल बेस एंगल प्लेट। ये 3 प्रकार के एंगल प्लेट हैं, 5 प्रकार के, सॉरी 5 प्रकार के एंगल प्लेट हैं। कौन कौन सा तो जान गए। लास्ट में 5वां क्या है? स्वीवल बेस एंगल प्लेट, स्वीवल बेस एंगल प्लेट 5वां नंबर पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठोस एंगल प्लेट, इस प्लेट की दोनों तरह सतहों के बीच का एंगल फिक्स 90 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग मार्किंग के समय जॉब को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल सहारा देने के लिए किया जाता है। इसकी एक सतह को सरफेस प्लेट पर क्लैंप कर देते हैं तो दूसरी सतह सरफेस प्लेट के लंबवत हो जाती है। इस लंबवत सतह पर जॉब को नट बोल्ट की सहायता से क्लैंप किया जाता है तथा सरफेस प्लेट की मार्किंग ब्लॉक तथा हाई गेज आदि को रखकर जॉब की मार्किंग की जाती है। एंड एडजस्टेबल एंगल प्लेट, इस प्रकार की एंगल प्लेट के बीच एक एंगल को किसी भी एंगल पर समायोजित किया जा सकता है। इसकी दोनों प्लेटों को बोल्ट के द्वारा जोड़ा गया होता है। बोल्ट को ढीला करके दोनों प्लेटों के बीच बने एंगल को घटाया बढ़ाया जा सकता है। एंगल नापने के लिए प्लेट के फ्रेम पर भी मार्किंग की गई होती है। ठीक है, बॉक्स एंगल प्लेट, यह एंगल प्लेट घन की आकृति में बनी होती है। इसका प्रयोग भी अन्य एंगल प्लेटों की भांति ही किया जाता है। इसकी सभी साइडों को एक दूसरे से ठीक 90 डिग्री पर बनाया जाता है। जब जॉब को प्लेट पर सेट करने के पश्चात मार्किंग के लिए किसी भी साइड में टर्न किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? 3 तक। बॉक्स एंगल प्लेट तक पढ़ लिए। अब स्टाइलेड टाइप एंगल प्लेट और स्वीवल बेस एंगल प्लेट को पढ़ना है। ठोस एडजस्टेबल बॉक्सिंग एंगल प्लेट, स्लाइटेड टाइप एंगल प्लेट, स्लाइटेड टाइप एंगल, इस एंगल प्लेट की दोनों सतहों पर झिरियाँ कटी होती है। प्लेट की सतह पर भुजाएं एक दूसरे के समकोण पर बनी होती है। यह ठोस एंगल प्लेट की अपेक्षा आकार में बड़ी होती है। इस एंगल प्लेट का प्रयोग मुख्यतः जॉब को मार्किंग प्रक्रिया के समय सहारा देने के लिए किया जाता है। स्वीवल बेस एंगल प्लेट, इस एंगल प्लेट को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इसका प्रयोग जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए होता है। एंगल प्लेट की परिशुद्धता, समत एंगल प्लेट 2 प्रकार की होती हैं। एंगल प्लेट 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2। ग्रेड 2 वाले एंगल प्लेट का प्रयोग वर्कशॉप में मशीनों पर किया जाता है क्योंकि यह ग्रेड 1 की तुलना में अधिक परिशुद्धता होती है। ग्रेड 2 एंगल प्लेट टेबल नीचे दिया गया है। 1 क्रमशः चौड़ाई 125 इंटू 75, 175 इंटू 100 इंटू 125, 250 इंटू 150 इंटू 175, 350 इंटू 200 इंटू 250, 450 इंटू 300 इंटू 350, 60, 600 इंटू 400 इंटू 450, 700 इंटू 420 इंटू 700, 600 इंटू 600 इंटू 1000, 150 इंटू 900 इंटू 150, 280 इंटू 900 इंटू 290। एंगल प्लेट प्रयोग करते समय सावधानियाँ। एंगल प्लेट प्रयोग करते समय सावधानियाँ, निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। एंगल प्लेट की सतहों पर समय समय पर तेल की ग्रीस या लेपन करना चाहिए जिससे यह जिंक से सुरक्षित रहे। एंगल प्लेट को गिरने से बचाना चाहिए। एंगल प्लेट प्रयोग करते समय सावधानियाँ, एंगल प्लेट प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। एंगल प्लेट की सतहों पर समय समय पर तेल किया गया ग्रीस का लेपन करना चाहिए जिससे यह जंग से सुरक्षित रहे। एंगल प्लेट को गिरने से बचाना चाहिए अन्यथा इनकी सतहें प्रभावित हो सकती है। एडजस्टेबलिंग एंगल प्लेट को सेट करने के बाद स्क्रू द्वारा ठीक से कस देना चाहिए। कार्य से पहले व बाद में इसे ठीक से साफ अवश्य करना चाहिए। आगे क्या? स्क्राइबर का काम क्या है? धातु की सतहों पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील से बनाई जाते हैं जिससे बाद में हार्ड तथा ट्रैम्पर किया जाता है। इसके दोनों सिरे नुकीली होती है जिसके सिरों को पत्थर व घिसकर 12 डिग्री से 55 डिग्री से के कोनों पर बनाया जाता है। बनावट आधार पर स्क्राइबर निम्नलिखित 4 प्रकार का होते हैं। मुड़ा स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, सीधा स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर। मुड़ा स्क्राइबर, इसका एक सिरा सीधा दूसरा सिरा 90 पर मुड़ा होता है और दोनों सिरे
नुकीली होते हैं। सीधा सिरा साधारणतः रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि मुड़ा हुआ सिरा जॉब की अंदरूनी मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पाइप के अंदरूनी बोर के अंदर या किसी जॉब के अंदर कटी चैनल आदि में मुड़ा स्क्राइबर एडजस्टेबलिंग स्क्राइबर, इस स्क्राइबर की लंबाई को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसे एक खोखली स्लीव होती है जिसके बाहर के भाग में नेलिंग होती है। स्क्राइबर का ताल स्लीव के अंदर किया जाए कितना भी प्रेस कर सकता है और एक नट की सहायता से उसे कहीं भी टाइट किया जा सकता है। एडजस्टेबल स्क्राइबर। सीधा स्क्राइबर यह साधारण प्रकार का स्क्राइबर होता है जिसका एक सिरा नुकीला व सीधा होता है। बीच के भाग में नलिंग की गई होती है। इसका दूसरा सिरा मुड़ा हुआ नहीं होता। इसका उपयोग साधारण प्रकार की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। सीधा स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर। आगे क्या ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग बहुत से मापक यंत्रों के साथ में किया जाता है। वर्निंग हाइट गेज स्क्राइबर, हैंड आदि इससे मापने व मार्किंग करने का प्रयोग काम एक साथ हो जाता है। ठीक है। ऑफसेट स्क्राइबर ऊंचाई गेज का ब्रैकेट ग्रहण करने के लिए स्क्राइबर। लैंपिंग स्क्रू स्क्राइबर। स्क्राइबर का प्रयोग करते समय सावधानियां। स्क्राइबर द्वारा चिन्हित करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। स्क्राइबर की नोक को नुकीली रखना चाहिए। स्क्राइबर के जिस सिरे का उपयोग न हो उस पर रबड़ लगा देनी चाहिए जिससे मार्किंग के दौरान चोट लगने का डर नहीं रहता। स्क्राइबर को 30 डिग्री से 35 डिग्री पर रखकर मार्किंग करनी चाहिए। हाई सतह पर स्क्राइबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे स्क्राइबर की नोक जल्द मुड़ जाती है। सरफेस गेज का प्रयोग किसी जॉब की एक साइड के समांतर विभिन्न ऊंचाइयों पर समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इससे कास्ट आयरन का एक ब्लॉक होता है जिसमें एक रॉड स्टैंड का कार्य करने के लिए लगी होती है। इस पर एक स्क्राइबर होल्ड ऊपर नीचे आवश्यकतानुसार संयोजित कर एक नट के द्वारा किसी भी ऊंचाई पर सेट किया जा सकता है। इसका स्क्राइबर एक सिरे पर सीधा व दूसरे सिरे पर 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होता है। इसका प्रयोग सरफेस प्लेट पर खिसकाकर किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। फिक्स्ड सरफेस गेज के आधार पर अस्थायी रूप से लंबवत एक पिलर लगा होता है जिस पर स्क्राइबर को लगाने पर यह एक ब्लॉक ऊपर नीचे खिसका जा सकता है। स्क्राइबर को स्नग एवं क्लैंप नट की सहायता से लगाया जाता है। इसमें स्क्राइबर को किसी निश्चित ऊंचाई पर यथार्थता से सेट करने के कठिनाई आती है। इसे मार्किंग करने के अलावा लेथ मशीन पर जॉब को 4 जॉ चक से सेंटर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एडजस्टेबल यूनिवर्सल सरफेस गेज। फिक्स्ड सरफेस गेज की तुलना में यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक अधिक परिष्कृत मार्किंग कर सकता है। इसकी मुख्यतः विशेषता निम्न है। बेलनाकार सतह के लिए उपयोग है। यह स्पिंडल को किसी भी स्थिति में सेट करने में सक्षम है। परिष्कृत फाइन संयोजन शीघ्रता से किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के भाग। यूनिवर्सल सरफेस गेज के मुख्य भाग निम्न है। आधार। यूनिवर्सल सरफेस गेज का आधार स्टील अथवा ढलवा लोहे का बना होता है। आधार के नीचे सतह तरफ भी खांचा कटा होता है। इसका प्रयोग बेलनाकार वस्तु पर इसे बैठाकर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ग्राइंड पिन। आधार में 2 ग्राइंड पिन लगी होते हैं जिससे दबाकर आधार से बाहर निकाला जाता है। इन ग्राइंड पिनों की सतह से मार्किंग ब्लेड सरफेस प्लेट को ग्राइंडों से ग्राइंड हो सकता है। आगे ग्राइंड हो सकता है। ये क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज के भाग। यस, फ्लाइंग नट, स्पिंडल, स्क्राइबर, फाइनल एडजस्टेबल, ग्रॉड बीन, रॉकर और आधार भी ग्रुप। यूनिवर्सल सरफेस गेज के भाग। आज हम लोगों का ये लेसन हो गया
पार्ट का 3 कंप्लीट। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी का आगे चर्चा करेंगे। फिटिंग औजार, विभिन्न फिटिंग औजार के आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। इसे हम लोग रिवाइज करते रहना चाहेंगे और आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।